गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ह्यूमन ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिटर्मिनिज्म का, या नियतिवाद या पर्यावरणवाद या निश्चयवाद। ये मानव भूगोल का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बीए पार्ट सेकंड के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी। अब ये पर्यावरणवाद क्या है, इसके बारे में पता करने से पहले सबसे पहले हम ह्यूमन ज्योग्राफी की एक छोटी सी परिभाषा के ऊपर चलें, जिसका मतलब है कि रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट। यानी कि मानव भूगोल क्या है? इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन ह्यूमंस विद इट्स सराउंडिंग एनवायरनमेंट। तो पर्यावरण और मानव का जो संबंध है, उससे ही पर्यावरणवाद की विचारधारा पनपती है। प्राचीन ग्रीक विचारक जो थे, वो सबसे पहले इसके प्रणेता थे, या सबसे पहले शुरुआत ग्रीक ज्योग्राफर्स ने की। उनके अनुसार उन्होंने ये कहा कि पर्यावरण सर्वोपरि है और मानव उसका दास है। तो इस आधार पर ये जो डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच है, उसका जन्म होता है ग्रीक्स के द्वारा। प्राचीन ग्रीक विचारकों से विरासत में प्राप्त विचारों अर्थात प्रकृति या पर्यावरण सर्वोपरि सर्वशक्तिमान तथा मानव की प्रत्येक क्रिया को परिचालित एवं नियंत्रित करने वाला है। यानी कि जो पर्यावरण है, एनवायरनमेंट, इट इज़ द डिटर्मिनेंट फैक्टर। एनवायरनमेंट जो है वो सर्वोपरि है और वो ह्यूमंस को कंट्रोल करता है। एनवायरनमेंट कंट्रोल्स ह्यूमंस। यह विचार प्रकृति की सार्वभौमिकता को स्वीकार करते हुए मानव को उसके हाथ की कठपुतली मानता है। यानी कि इसमें ये कहा कि पर्यावरण सर्वशक्तिमान है और मनुष्य उसका दास है। प्रकृति जैसा कहेगी वैसा मनुष्य को आचरण करना पड़ेगा। इसमें पीटर हैगेट जो थे, उन्होंने क्या कहा कि एनवायरमेंटलिज्म इज़ द व्यू दैट नेचुरल एनवायरनमेंट प्लेज द मेजर रोल इन determining the behavior patterns of man on the earth surface। यानी कि environment plays the major role in determining the behavior patterns of man on the earth surface। अर्थात पर्यावरणवाद का मुख्य विचार है कि पृथ्वी तल पर मानव के व्यवहार प्रारूप के निर्धारण में प्राकृतिक पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। प्रकृति को नियंत्रक रूप में स्वीकार करने तथा उसे सार्वभौमिक मानने का विचार भौगोलिक अध्ययन का प्रारंभिक विचार है। यह न केवल मनुष्य के व्यवहार अथवा व्यवसाय तक सीमित था, बल्कि उसकी शारीरिक बनावट और मानसिक क्षमता को भी वहाँ के प्राकृतिक वातावरण की उपज मानते हैं। यानी कि प्राचीन काल से ही प्रकृति को मानव का स्वामी और मानव को प्रकृति का दास मानते हुए डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच या विचारधारा का जन्म होता है। इसमें जब स्टार्टिंग में प्राचीन काल से ही, जब मनुष्य आदि काल से ही जब वो अपना जीवन यापन कर रहा था, तो प्रकृति को अपना गुरु या अपना भगवान के रूप में या उसकी उपासना या उसकी पूजा करता था। उसका कारण यही था कि मनुष्य प्रकृति से डरता था और मनुष्य ये सोचता था कि प्रकृति जो चाहे वो करेगी और हमें उसके अनुसार ही अनुसरण करना है। प्राचीन काल में हिपोक्रेट्स अरस्तु
स्ट्रैबो, बोधिन आदि विचारक नियतवाद के समर्थक थे। ये जो डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच है, इसके जो मुख्य सबसे पहले ग्रीक्स हुए, फिर उसके बाद ये हिपोक्रेट्स वगैरह जो इसमें आ गए। हिपोक्रेट्स, अरस्तु, स्ट्रैबो एंड बोधिन, ये मुख्य भूगोलवेता थे जो कि इसको डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच को इन्होंने आगे बढ़ाया एंशिएंट ज्योग्राफी में। इसके बाद में भौगोलिक विचारकों में जर्मन के अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट और कार्ल रिटर। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट की जो पुस्तक थी कॉस्मोस पुस्तक के अंदर उसने डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच को स्वीकारते हुए और उसने ये कहा कि भूमध्य सागरीय सभ्यता के विकास पर वहाँ की जलवायु का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। पर्यावरण के प्रभाव को विस्तार से प्रतिपादन करने का श्रेय अन्य जर्मन विद्वान थे, ये अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, और उसके बाद में जो दूसरे थे ये कार्ल रिटर। इसने भी डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच को आगे बढ़ाया। उसका विचार था कि मानव व्यवहार में परिवर्तन का प्रमुख कारण पर्यावरण की विविधता है, यानी कि जैसा पर्यावरण होगा उसके हिसाब से मनुष्य व्यवहार करेगा। उसका रहन सहन, उसका खान पान, उसका वेशभूषा, सब के ऊपर पर्यावरण का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। रिटर की जो बुक थी उसका नाम था अरड कुंडे। इनकी बुक्स का नाम इसलिए मैंने ये भी आपको इम्पोर्टेंट हैं, तो ये बुक्स वगैरह के नाम आपको याद रखने हैं। अब ये इनकी दोनों हम्बोल्ट और रिटर, इनकी डेथ हुई थी 1857 में। 1857 में इनकी डेथ हुई थी और 1857 में ही चार्ल्स डार्विन जो साइंटिस्ट थे, वैसे ये पेशे से डॉक्टर थे और डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बाद में जब इनका पेशा, इन्होंने डॉक्टरी का व्यवसाय शुरू किया, लेकिन उसके बाद में इनका डॉक्टरी में मन नहीं लगा और ये फिर अपना काम छोड़ के और ये इसमें खोज में लग गए और इसने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ बुक निकाली है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ 1857 में इसकी बुक पब्लिश होके आई, जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़। और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ के अंदर उसने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के हिसाब से इसने उसमें ये कहा कि जो कमज़ोर प्रजातियां हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और जो हेल्दी या स्वस्थ प्रजातियां हैं वो आगे चलकर आगे बढ़ती हैं। तो इसने जो इन दोनों, उसी समय हम्बोल्ट और रिटर की जो मृत्यु हुई और उसी समय चार्ल्स डार्विन ने जीवों का विकास या ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ अपनी बुक पब्लिश की, जिसमें जीवों के विकास और पर्यावरण का घनिष्ठ संबंध बताया। जीवों का विकास और पर्यावरण का घनिष्ठ संबंध। अब इसके साथ में जैसे ही इसने 1857 में ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ बुक पब्लिश की, उसके बाद में जो डिटर्मिनिज्म की विचारधारा थी उसको काफ़ी बल मिला। तो इसमें एनवायरमेंटलिज्म, शुरू में एनवायरमेंटलिज्म या पर्यावरणवाद हावी रहा और धीरे धीरे इसकी बुक के बाद में नियतिवाद के विचारकों में जर्मन भूगोलवेता फ्रेडरिक रेडजल का स्थान महत्वपूर्ण है। ये जो फ्रेडरिक रेडजल थे,
इन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी एंथ्रोपोजियोग्राफी। एंथ्रोपोजियोग्राफी में उसने मानव और पर्यावरण के संबंधों पर प्रकाश डालते हुए वातावरण को अत्यधिक महत्वपूर्ण और नियंत्रक के रूप में व्यक्त किया। उसके हिसाब से पावरफुल हैज़ द राइट टू एक्सपेंड देयर टेरिटरी। इसने एक एंथ्रोपोजियोग्राफी जो बुक थी, उसके अंदर स्टार्टिंग के फर्स्ट चैप्टर में ही एक शब्द का इस्तेमाल किया है, लेबेंसरम। ये शब्द इसने जो इस्तेमाल किया है, ये किया है कि लिविंग स्पेस के लिए, लिविंग स्पेस या लिविंग स्टेट, यानी कि उसने ये कहा कि निर्जीव वस्तुओं की भी लाइफ होती है, या स्टेट हैज लाइफ। यानी कि स्टेट, वो क्योंकि ये जर्मन विद्वान थे और इसने स्टेट के बारे में ये कहा कि स्टेट हैज़ लाइफ, यानी कि जो शक्तिशाली देश है उसको एक्सपेंड करने का पूरा अधिकार है, क्योंकि जो बलिष्ठ है वही शासन कर सकता है और कमज़ोर व्यक्ति या जो राज्य है वो ख़त्म हो जाएगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो ये बताया था इसने, चार्ल्स डार्विन ने, ये वाला सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के हिसाब से स्टेट हैज़ लाइफ। और इसमें पावरफुल व्यक्ति जो है उसको अपने आप को एक्सपेंड करने का या अपनी टेरिटरी एक्सपेंड करने का उसको अधिकार है। तो यानी कि इसमें स्टेट एक्सपेंड होगा जो स्ट्रॉन्ग है, और कमज़ोर जो स्ट्रॉन्ग स्टेट तो एक्सपेंड होगा जो स्ट्रॉन्ग है, और वीक जो है वीक श्रिंक होगा, यानी कि धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। ये जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में जो डार्विन ने बताया था कि जो कमज़ोर प्रजातियां हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी और जो स्ट्रॉन्ग है वो पनपेंगे। इसका एग्जाम्पल तुम ये देख लो कि नीम का पेड़ है, नीम के पेड़ के नीचे निम्बोली गिरती हैं और उससे छोटे छोटे नीम की पौध पेड़ के नीचे उग आती हैं बारिश के टाइम पे, लेकिन उसमें से जो कमज़ोर हैं या जो पर्यावरण के साथ में अपना सामंजस्य नहीं बना पाते वो ख़त्म हो जाते हैं, और जो अपने आप को स्ट्रॉन्ग साबित करते हैं एनवायरनमेंट के हिसाब से वो आगे पनप कर बड़ा पेड़ का रूप धारण कर लेते हैं। ये तो लिविंग बीइंग है, लिविंग थिंग है, लेकिन निर्जीव वस्तुओं की भी लाइफ है। निर्जीव वस्तुएं भी एक्सपेंड होती हैं या श्रिंक होती हैं। जो बलिष्ठ होगा जो वो एक्सपेंड होगा, और जो कमज़ोर है वो अपने आप को श्रिंक करेगा। और इसमें इसी के हिसाब से इसने जो लोग हैं वो भी बलिष्ठ की पूजा करते हैं। पीपल वर्शिप द पावरफुल, इसलिए कोई कमज़ोर आदमी की या कमज़ोर की कोई पूजा नहीं करता या उसको कोई नहीं मानता। जो बलिष्ठ है उसकी पूजा की जाती है। ये इसका एग्जाम्पल जैसे मैं तुम्हें बताऊं कि जैसे कि मान लो गांव के अंदर कोई गरीब है, गरीब की औरत है, उसको हर कोई भाभी बोलता है, भाभी बोल के पुकारता है। और अगर सरपंच है, सरपंच की बहू है, उसको दादी कहेंगे। यानी कि जो बलिष्ठ है उसके सामने हाथ जोड़ेंगे और जो कमज़ोर है उसका लोग मजाक उड़ाते हैं। तो इस हिसाब से इसने जो रेडजल ने अपनी बुक के अंदर लेबेंसरम एक शब्द है उसका इस्तेमाल किया है, और ये आपको परीक्षा में इसके ऊपर शॉर्ट नोट भी आ जाता है। तो इस शॉर्ट नोट में क्या लिखना पड़ेगा? फ्रेडरिक रेडजल coined the term Lebensraum
in his book Anthropogeography, influenced by चार्ल्स डार्विन। यानी कि चार्ल्स डार्विन की बुक जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ है उसके प्रभाव में आकर, उसके प्रभाव से उसने अपनी एंथ्रोपोजोग्राफी में लेवेंसरम शब्द का इस्तेमाल किया। यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स हैव ऑल्सो लाइफ, पावरफुल शुड रूल एंड रूल ओवर द वर्ल्ड। और इसके हिसाब से फिर इसने, क्योंकि जर्मन था तो इसने ये कहा कि जर्मन शुड रूल ओवर द वर्ल्ड। जर्मनी, क्योंकि सबसे उसने ये कहा कि सबसे पहले तो जितनी भी रेसेस हैं मैनकाइंड की, उसमें आर्यंस जो हैं, आर्यंस सुपीरियर हैं और इसमें आर्यंस में भी जर्मन्स उससे भी सुपीरियर। तो जर्मन्स हैव द राइट टू रूल द वर्ल्ड। तो इस हिसाब से इसने, रेडजल ने ये कहा। इसने एक और बात कही कि सिमिलर लोकेशंस लीड्स टू सिमिलर मोड ऑफ लाइफ। यानी कि जो समान लोकेशन पे जो कंट्री हैं उनके लोगों की रहन सहन, उनका क्रियाकलाप, उनका अर्थव्यवस्था सब समान मिलेगी। उसने जापान और ब्रिटेन का उदाहरण दिया था, जिसमें उसने ये कहा था कि जापान और ब्रिटेन दोनों कंट्रीज़ की समान स्थिति होने की वजह से दोनों पावरफुल, उस समय जर्मनी 1857 के आसपास जब जापान और ब्रिटेन बहुत पावरफुल देश थे, तो उनका ये कहा कि इनकी समान लोकेशन, उनका दोनों का समान क्लाइमेट होने की वजह से और इंसुलर पोजीशन, यानी कि तीनों तरफ से समुद्र से घिरे होने की वजह से ये दूसरे देशों से अधिक पावरफुल थे। तो यानी कि पर्यावरण के कारण ये दोनों देश अधिक पावरफुल थे। तो इसके बाद ये जो रेडजल ने जो अपनी बुक लिखी एंथ्रोपोजोग्राफी, उसके अंदर लेवेंसरम शब्द का इस्तेमाल किया गया है और लेवेंसरम ये इम्पोर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के हिसाब से। तो अब इसके बाद में रेडजल के बाद में इसकी जो स्टूडेंट थी कुमारी सैम्पल, उसने पुस्तक लिखी इन्फ्लुएंसेस ऑफ ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट 1911 में। उसमें उसने ये कहा कि मानव पृथ्वी तल की उपज है। मानव पृथ्वी तल की उपज है। पृथ्वी तल से उसका तात्पर्य पर्यावरण है, यानी कि मानव पर्यावरण की उपज है। मानव जिस पर्यावरण में रहता है उसी के अनुसार वह ढल जाता है। यानी मानव की शरीर की बनावट, मानसिक विकास, उसका रहन सहन, उसका प्राकृतिक पर्यावरण, प्रकृति, उसका नेचर, उसका जो भी है, उसका रहन सहन, वेशभूषा, ये सब पर्यावरण के द्वारा निर्धारित होती है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल कहूँ कि एस्किमोज जो हैं, एस्किमोज इग्लू में रहते हैं। इग्लू में रहते हैं, तो ये इट इज़ कंट्रोल्ड बाय एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट ने उनको ऐसी कंडीशन दी कि उसको इग्लू में रहना पड़ेगा। बुशमैन हैं या काल्हारी वाले हैं, वो जंगलों में रहते हैं, तो उसी हिसाब से उनका वेशभूषा, उसी हिसाब से उनके नग्न शरीर और उसी हिसाब से उनके रहने की आवास वगैरह होते हैं। यानी कि जो पर्यावरण है, पर्यावरण सर्वोपरि और मनुष्य उसका दास माना। लेकिन अब इसके बाद में रेडजल और सैम्पल के बाद में धीरे धीरे स्थितियां बदलती गई, धीरे धीरे तकनीकी विकास हुआ और अब भूगोलवेताओं ने पर्यावरणवाद को अपने विचारों का आधार तो बनाया, लेकिन अब वो मानव की सत्ता को समझने लगे। यानी अब मानव की जो पावर थी उसको भी वो समझने लगे कि काफ़ी हद तक मनुष्य भी अपने पर्यावरण में परिवर्तन ला सकता है। उसके बाद में धीरे धीरे पॉसिबिलिज्म विचारधारा या संभववाद की विचारधारा
पनपी, उसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। डिटर्मिनिज्म या पर्यावरणवाद या नियतिवाद की विचारधारा के प्रमुख प्रणेता हम्बोल्ट रीटर शुरू में थे। उसके बाद में डार्विन की जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक पब्लिश हुई, जिसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का उसने कहा कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में जो स्ट्रॉन्ग होगा वो सर्वाइव करेगा, जो कमज़ोर होगा वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, यानी कि ख़त्म हो जाएगा। तो उसके आधार पर डार्विन के बाद में रेडजल और कुमारी सैंपल ने जो है डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच को बड़े आगे बढ़ाया। तो ये जो डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच है, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे से करना है। ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।